क्या सच में वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है? अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो इसका आप पर क्या इंपैक्ट होगा? बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं इस वक्त। कभी भी मार्केट में पैनिक लाइक सिचुएशन होती है ना, तो उसका असर स्टॉक मार्केट पे जरूर दिखता है, और असर दिखा भी। अगर हम कल की बात करें तो निफ्टी 800 पॉइंट्स टूट गया, सेंसेक्स 2700 पॉइंट्स टूट गया, लगभग 5% की गिरावट। तो स्टॉक मार्केट सबसे पहले बता देता है कि जो सिचुएशन है वो कितनी सीवियर है, कितनी खराब है। तो अगर ये सिचुएशन चल रही है, जितना आपको समझ आ रहा है ना, उसके अलावा भी कई सारे एंगल्स हैं, तो उन्हें भी डिस्कवर कर लेते हैं। आपको ये तो समझ आ चुका है, न्यूज आप सब देख रहे हो कि रशियन ट्रूप घुस चुके हैं यूक्रेन के अंदर, एंड यहां पे आपने फुटेजेस देख ली कि बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं यूक्रेन की कैपिटल पे। अब देखिए, अब जो ये वॉर अगर हो जाता है, फुल फ्लेज वॉर हो जाता है, अभी तक तो रशिया बोल रहा है वॉर नहीं हुआ है, बट ये हमारे मिलिट्री ऑपरेशंस हैं। बट इसका मतलब आप समझ रहे हैं, मैं आपको बताता हूं क्या है। देखिए, अगर यहां से रशिया यूक्रेन में एंटर कर रहा है, तो उसके बाद ये करने क्या वाला है, ये एक तो चाहता नहीं कि यूक्रेन जो है वो नाटो का पार्ट बने। हमने बात करी थी, नाटो लगभग 30 इसके मेंबर्स हैं। नाटो एक तरीके से ना नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, ये कंट्रीज होती हैं, इसमें सबसे बड़ा क्लॉज ये होता है कि अगर आप नाटो के मेंबर हैं और आप पर कोई भी देश हमला बोल देगा, तो बाकी के सारे देश जो नाटो के मेंबर हैं वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे। तो यहां पे यूक्रेन नाटो का पार्ट बनना चाहता था। नाटो में यूएस भी आता है और नाटो में बहुत सारी यूरोप की कंट्रीज भी आती हैं। तो अगर वो नाटो का पार्ट बन जाएगा, तो रशिया अगर उसके बाद यूक्रेन पे हमला करेगा, तो वो सबसे दुश्मनी बोल ले रहा है। तो वो नाटो का पार्ट ना बने उससे पहले ही रशिया ने मिलिट्री यहां पे ऑपरेशन शुरू कर दिए। अब ये करेगा क्या रशिया, जो जहां तक पता लग रहा है हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग, कि जो यूक्रेन के अंदर जब जाएगा, इसने पहले भी ऐसा किया था कि यहां पे जाके लोगों से बोलेगा कि भैया आपको किसका पार्ट बनना है, रशिया का या यूक्रेन का। अब लोग कुछ भी बोले फर्क नहीं पड़ता, बट डेटा सामने क्या आएगा कि यहां के लोग रशिया का पार्ट बनना चाहते हैं, और ओवरऑल ये इन्वेड करके यूक्रेन को अपना पार्ट बनाना चाहता है। अब कई सारे ऐसे लोग हैं यूक्रेन के अंदर ही जो पार्ट बनना चाहते हैं रशिया का, बट कई सारे, ज्यादातर लोग जो हैं वो रशिया का पार्ट नहीं बनना चाहते। वो यूक्रेन की एक अलग आइडेंटिटी चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हम नाटो का पार्ट बन जाए। ठीक है, अब हिस्ट्री के ऊपर ज्यादा बात नहीं करते, अब आगे बात करते हैं कि अगर आगे जो हो सकता है वो क्या हो सकता है। तो देखिए, अगर रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पे, तो यूक्रेन को सपोर्ट यूएस का डेफिनेटली है, बट अभी तक यूएस चाह रहा है कि मैं इस मामले में ना पढ़ूं, क्योंकि अगर यूएस कूदा, तो यूएस के कूदने से यहां से जो चाइना है ना, ये रशिया का बहुत बड़ा सपोर्टर है, तो चाइना भी इस मामले में कूद पड़ेगा। तो अब ये लड़ाई यूक्रेन से शुरू हुई, बट ये यूक्रेन को या तो जाने दो, यूक्रेन पूरा रशिया का हो जाएगा, या तो यूक्रेन मान ले, जो कि मानेगा नहीं, ना ही वो यूएस मानेगा। यूक्रेन का कई सारे पार्ट को ऑलरेडी कैप्चर कर चुका है रशिया, तो आप सब ये न्यूज में सुन रहे हो। बट अब अगर रशिया के खिलाफ यूएस खड़ा हो गया और चाइना सपोर्ट में आ गया, तो अब ये यहां पे ना फाइट रुकेगी नहीं। क्यों नहीं रुकेगी? क्योंकि यहां पे इस छोटी सी कंफ्लिक्ट नहीं है, ये 52 कंट्रीज इन्वॉल्व है, 52 कंट्रीज इन्वॉल्व है, और जहां पे 52 कंट्रीज इन्वॉल्व है, हम बात कर रहे हैं लगभग पूरी दुनिया के 50% जीडीपी की। तो उसका इंपैक्ट आप पर और मेरे पर क्या होगा, ओवरऑल इकोनॉमी पर क्या होगा, अभी हम सोच भी नहीं सकते। तो यहां पे ये वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। अब सोचिए, जब चाइना उतर जाएगा, तो यूरोप की सारी कंट्रीज किसे सपोर्ट करने वाली हैं, यूक्रेन को सपोर्ट करने वाली हैं, ये कूद गई। अब चाइना ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कहां पे, अफ्रीका में, तो अफ्रीकन कंट्रीज किसे सपोर्ट करने वाली हैं, रशिया को। तो अफ्रीकन कंट्रीज किसके अगेंस्ट हो जाएंगी, यूएस के। मतलब आप देख रहे हो चल क्या रहा है। उसके बाद इंडिया से पूछा जाएगा, हाँ जी तुम किसके साथ हो। अगर इंडिया रशिया का साथ देता है और यूएस का साथ देता है, क्योंकि बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, तो यहां से चाइना खिलाफ हो जाएगा। और यहां पे सिर्फ रशिया यहां पे यूक्रेन पे हमला नहीं कर रहा, यहां पे चाइना भी बहुत टाइम से प्लान कर रहा है कि ये ताइवान वाले हमेशा अलग होने की सोचते हैं, अलग ही है वैसे तो ताइवान कंट्री अभी तक, बट अब मैं इसे भी इन्वेड कर लूं, तो यहां पे वॉर लाइक सिचुएशन होगी, सब यहां पे बिजी होंगे, तो चाइना यहां पे ताइवान पे भी हमला कर सकता है। ओवरऑल यहां पे ये जो सिचुएशन है, ये छोटी सिचुएशन नहीं है। आसार दिख रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है, बट अब सिर्फ यहां पे लड़ाई दंगे नहीं होंगे। आप जो सोच रहे हो ना कि यहां पे मिलिट्री पावर किसके पास ज्यादा है, उससे काम हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप यूक्रेन की बात करते हो, तो यूक्रेन के पास 2.5 लाख सोल्जर्स हैं, बट रशिया के पास 8.5 लाख सोल्जर्स हैं। अब आप कहोगे यूक्रेन के साथ तो यूएस मिल जाएगा, तो ये ज्यादा बड़ी पावर बन गई, बट अगर यहाँ पे चाइना बन जाएगा साथ में रशिया के साथ,
तो फिर ये बड़ी ज्यादा पावर बन गई, और इसी तरीके से साथ में जोड़ते रहो। और सिर्फ अटैक्स बॉम्ब्स के नहीं होंगे, अभी पूरी दुनिया ना डिजिटल हो चुकी है। साइबर अटैक्स में सबसे आगे हैं रशिया और चाइना। आपको पता है रशियन हैकर्स कितने फेमस हैं? ऐसा नहीं है करेंगे, इन्होंने साइबर अटैक्स करने शुरू कर दिए हैं। कई सारी वेबसाइट्स जो रशिया के अगेंस्ट इस वक्त बोल रही हैं, उनकी वेबसाइट्स पे साइबर अटैक्स होने शुरू हो चुके हैं। आप सोचो हमारा पैसा आज की डेट में कहां पर है? हमारे पास जेब में है, सब डिजिटल है। और डिजिटल अगर सब कुछ है तो ये रशियन हैकर्स जो है ना, ये किस लेवल पर जा सकते हैं, और अगर इन्हें गलती से रशियन गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल गया तो ये क्या कर सकते हैं हम सोच भी नहीं सकते। तो अगर वर्ल्ड वॉर 3 लाइक सिचुएशन होती है तो दुनिया में क्या होने वाला है, चाइना क्या करने वाला है और रशिया क्या करने वाला है, अभी किसी की सोच से भी परे है ये चीजें। अब या तो इनकी मान लो तो ये सुपर पावर बनते जाएंगे, और यूएस बिल्कुल नहीं चाहता कि ये दोनों कंट्रीज किसी भी तरीके से पावर में आए, तो इसे दबाने के लिए यूएस सब कुछ करेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बट बड़ी डिस्गस्टिंग सिचुएशन हो रही है हमारे सामने जो ये चल रहा है। अब इसका इंपैक्ट आप सब पे क्या होगा? ऐसा नहीं आपके घर पे बम गिरेंगे, बट प्रॉब्लम ये है कि जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 आप सबको ऑलरेडी पता है 1914 से लेके 1918 के बीच में था, 4 साल। बट इसके बीच में ना 20 मिलियन लोग मरे थे। 20 मिलियन अभी बड़ा छोटा नंबर लगता है, बट 2 करोड़ लोगों को आप इमेजिन नहीं कर सकते एक साथ खड़े होके। और इसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, जो कि 6 साल चला था, 1939 से लेके 1945 के बीच में, उसमें लगभग 80 मिलियन लोग मरे थे। अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो कितने सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, बट वो इन्वॉल्व होंगे। मिलिट्री में कितने लोग काम कर रहे हैं? अभी आप सोचिए यूक्रेन में जितने इंडियंस फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकालने की बात हो रही है। अगर वहां पे अटैक्स होते हैं, मिलिट्री इन्वॉल्व होती है और इतनी सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो फालतू में बहुत लोगों की जान जा सकती है, जो कि बड़ा सीवियर कंसर्न है। तो जान तो सबसे पहले हो गई, उसके बाद हम बात करते हैं कि पैसा कितना लगता है। रशिया तो डेफिनेटली चाहता नाटो का पार्ट ना बने, तो पैसा लगाएगा अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए, बट बाकी कंट्रीज का भी बहुत सारा पैसा डिफेंस में खर्च होता है। तो डिफेंस का जो है पैसा वेस्ट हो रहा है, अगेन इकोनॉमी के लिए खतरा है। अब एक और बड़ी चीज, आपने जो वर्ल्ड वॉर के इंसिडेंट सुने हैं उसमें से एक इंसिडेंट था जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरा दिए थे, तो एटॉमिक ब्लास्ट हुए थे। अब बम गिराना उस टाइम पे ये फर्स्ट टाइम था ह्यूमन हिस्ट्री में कि किसी कंट्री ने किसी कंट्री के साथ ऐसा किया हो, बट उस टाइम पे न्यूक्लियर पावर सबके पास नहीं थी। अमेरिका ने सबसे पहले न्यूक्लियर टेस्टिंग करी न्यू मैक्सिको में, और उसके कुछ ही हफ्तों के बाद पहले हिरोशिमा पे बम गिराया, फिर नागासाकी में बम गिराया। हिरोशिमा में लगभग 1,30,000 लोग मरे थे उस टाइम पे, तो इतनी डेंस पॉपुलेशन नहीं थी तब। और नागासाकी में लगभग 1,49,000, ये डेटा है, इसके अकॉर्डिंग, डेटा के अकॉर्डिंग मरे थे, ज्यादा तो मरे ही होंगे डेफिनेटली। तो उस टाइम पे एक एक बम का इंपैक्ट ये था कि 1.5 लाख लोग मर गए। आज की डेट में बम गिरेगा तो सोचो पॉपुलेशन डेंस हो चुकी है। दूसरी चीज, तब न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे, जापान के पास नहीं था, तो जापान भी गिरा देता, वरना यूएस पे ट्राई करता। बट अभी लगभग 9 देशों के पास 16,300 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और अगर एक वेपन गिराने से इतनी मास डिस्ट्रक्शन हो सकती है, इतनी भी लगा लो 1.5 लाख, तो आप कैलकुलेट करके कमेंट्स में बताना कि अगर 16,300, ऐसा होगा नहीं, भगवान से मेरी दुआ है कि मतलब बिल्कुल भी ऐसी कोई सिचुएशन ना हो, कोई हमें फाइट और कन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, बट ऐसी सिचुएशन में कितने लोग मरेंगे? कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। अगर वॉर लाइक सिचुएशन होती है ना, ये न्यूक्लियर बॉम्ब हम बात कर रहे हैं, इसका एनवायरनमेंट पे जो असर होता है, जो रेडियो एक्टिविटी बढ़ जाती है, ये सब तो अभी कोई सोच ही नहीं रहा। मतलब अगर क्लाउड्स को मतलब एक क्लाउड की तरह ढक लेगा, मतलब अगर बम फटेगा तो आपको क्या लग रहा है वो बम छोटा सा बम है? वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है। उससे जो क्लाउड्स बनेंगे, वो डार्क क्लाउड्स बनेंगे, उससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जो सनलाइट है पहुंचेगी नहीं, पूरी मतलब वर्ल्ड की ऐसी तैसी हो सकती है अगर ऐसा कुछ हुआ। तो सिर्फ आप सोचो कि लोग मरेंगे, आप सोचो सिर्फ मतलब इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन होगा, वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा, कोई नहीं सोच सकता। ये मतलब नेक्स्ट लेवल थिंकिंग है। आपको क्या लगता है कि क्या क्या हो सकता है, वो भी आप कमेंट्स में बताइएगा, बिकॉज आप लोग मेरे से भी ज्यादा एक लेवल आगे सोचते होंगे डेफिनेटली। तो ये तो हुई एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो आपको समझनी है कि वर्ल्ड वॉर 3 में ये हो सकता है। देखो, किसी ने भी नहीं सोचा था कि अभी रशिया ऐसा करेगा। रशिया बोल रहा था मैं नहीं करूंगा, बट उसने कर दिया।
तो पुतिन भाई साहब का कुछ नहीं पता। इस वक्त आपके जो पोर्टफोलियोज मैनेज कर रहे हैं ना, वो पुतिन भाई साहब कर रहे हैं। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि देखो, जो ये यूएन बना था ना, ये यूएन के अंदर आज जो मीटिंग्स हो रही है, यूएन बना ही इसीलिए था कि वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, बट वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन दोबारा कभी ना हो। तो हो सकता है बहुत जल्दी ये रिकवर कर जाए। अगर ये सिचुएशन ठीक हो जाती है, कुछ बीच में एक समझौता निकल जाता है, तो आप जो इस वक्त मार्केट्स को देख रहे हो ना कि बिल्कुल रेड हो चुकी हैं, वो बहुत जल्दी बाउंस बैक भी कर सकती हैं। क्योंकि अभी जो मार्केट रिएक्ट कर रही है ना, वो मार्केट रिएक्ट कर रही है न्यूज़ पे। मैं आपको दिखाता हूँ, सिर्फ बताने से नहीं चलेगा, दिखाने से चलेगा। तो इस वक्त अगर हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें तो फियर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसका इंपैक्ट सिर्फ स्टॉक मार्केट पे भी नहीं है, क्रिप्टो मार्केट पे भी है, और जितने भी वर्ल्ड के इंडेक्सेस की बात करो, बिकॉज ऑफ फियर इन द मार्केट। जस्ट लुक एट दिस। इस वक्त देखिए फियर 27 पर चल रहा है, और लास्ट ईयर इस वक्त ग्रीड थी 57 पर। तो जब फियर मार्केट में होता है तो आप देखते हो कि मार्केट्स क्रैश कर रही हैं। बट वॉरेन बफे का एक रूल है, मैं आपको बताना चाहूंगा, एंड दैट इज, जब सब डर रहे हो तब आप ग्रीडी बन जाइए। मतलब व्हेन एवरीबडी इज फियरफुल बिकम ग्रीडी, एंड व्हेन एवरीबडी इज ग्रीडी बिकम फियरफुल। एंड एक और आपने स्टॉक मार्केट का बड़ा फेमस कोट सुना होगा कि इन्वेस्ट इन रेड टू एंजॉय द ग्रीन। इन्वेस्ट इन रेड टू एंजॉय द ग्रीन। अगर आपको ग्रीन एंजॉय करना है तो आप रेड में इन्वेस्ट कीजिए। मतलब जब आप देख रहे हो ना मार्केट रेड में है, तो बड़ी फियरफुल सिचुएशन है। बट ऐसी सिचुएशन में मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए आपको कि आप एक लमसम पैसा लगा दो। आप लमसम पैसा ना लगा के आप क्या कर सकते हो, आपके पास मान लीजिए 10 लाख रुपीज है, तो आप उसे एक एवरेजिंग के हिसाब से रेगुलरली मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो व्हेन मार्केट इज रेड। एंड आप करिए ब्लू चिप कंपनीज में, अच्छी कंपनीज में, क्योंकि वो बाउंस बैक बहुत जल्दी कर सकती हैं। पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग इस वक्त बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। एंड जैसे मैंने बोला कि लमसम पैसा एक बार में मत लगाइए, थोड़ा थोड़ा पैसा आप लगाते जाएंगे तो एवरेजिंग का आपको फायदा मिलेगा। एंड व्हेन मार्केट बाउंस बैक तो यू विल एंजॉय द ग्रीन व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन रेड। तो फाइनली आज की वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, आप डेफिनेटली बताइएगा। तो देखो, वर्ल्ड वॉर 3 हो तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे भी पता है, बट इसके इम्पैक्ट क्या क्या और हो सकते हैं, आपकी क्या राय है, वो भी आप कमेंट्स में बताइएगा। एंड इसके अलावा अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। फाइनली इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक होप डेफिनेटली मिलती है कुछ इस तरीके के कोटेशन से। अब वॉरेन बफे ऐसे लोग हैं हमारे सामने जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स रहे हैं, तो उनकी आइडियोलॉजी को भी हम फॉलो कर सकते हैं। एक और चीज़, एक और डेटा है जो आप स्टडी कर सकते हो कि अभी तक कोई बहुत बड़ा वॉर नहीं हुआ है। ये डेफिनेटली वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, बट इससे पहले मार्केट डेफिनेटली न्यूज़ पे और वॉर लाइक सिचुएशंस पे रिएक्ट करती है, बट बहुत जल्दी बाउंस बैक भी करती है, जो कि हम हिस्ट्री में देख भी चुके हैं। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा बाउंस बैक भी कर सके। बट अभी जो टेक्निकल एनालिसिस कह रही है वो तो नहीं कह रही है ऐसा, वो कह रही है कि मार्केट अभी और गिर सकती है। अगेन, आपकी अगर कुछ एक्सपर्टीज है उसके ऊपर आप बताना चाहेंगे तो वो भी कॉमेंट्स में बता सकते हैं। सो इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन फेसबुक तो आप फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, बिकॉज इससे रिलेटेड, इनफैक्ट आपके पोर्टफोलियो से रिलेटेड या आपके फ्यूचर से रिलेटेड कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा तो हम जरूर शेयर करेंगे। एंड रेगुलरली इस चैनल पे वीडियोस आ रही हैं जिससे आप अपने पैसे को खोए ना, इनफैक्ट आप अपने पैसे को बढ़ाएं। तो अगर आप रेगुलरली अपडेटेड रहना चाहते हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।